तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में। और आज का ये एक ही सेशन क्लास 11th का आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपकी जो सेकंड वाली बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली, इस किताब के हर एक चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, आपकी इस किताब में जितने भी चैप्टर हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर से रिलेटेड हम 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने बोला तो केवल 100 ही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना आपके वो अराउंड 120 से लेके 130 तक भी बन जाएंगे, ठीक है, और इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए शुरुआत करें बिना देरी करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो यूनिट नंबर 4 है, ठीक है, जो कि है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एज ए इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सेशन का एक रूल बनाते हैं। रूल ये कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं तो आपको बताऊंगा ये अच्छे से। आप सभी बच्चे भी मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव सेशन में जरूर इसका आंसर करना, और कोशिश करना कि जब मैं आंसर दूं उससे पहले आप भी सोचना कि अच्छा सर ये पढ़ा रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होगा, इसका ये होगा, और जब मैं बताऊंगा तो मिलान करना। इससे आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अध्ययन है, अर्थात इसमें से व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो किसका अध्ययन करते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ए मुद्रा पूर्ति का, समग्र मांग का, या फिर एक वस्तु की बाजार मांग का। ओके, तो किसका करते हैं भाई, वेरी गुड, सी आंसर दिया है बच्चों ने, बहुत अच्छे। एक वस्तु की जो बाजार मांग है इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता। अब क्या बताना है, जो नहीं किया जाता है, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो कौन सा नहीं करते हैं, तो भाई समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करते हैं, समग्र पूर्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, रोजगार स्तर का अध्ययन करते हैं, लेकिन बाजार कीमत का निर्धारण ये इसमें हम अध्ययन नहीं करते हैं। ओके, आपका दूसरे का ए हो गया। चलिए ए होगा सर, वेरी गुड। देखिए बच्चे कम हैं आई थिंक, तो इस लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने दोस्तों में शेयर कर दो और बोल दो आ जाओ सेकंड बुक की तैयारी हो रही है, एमसीक्यू की, कर लो आके तुम भी, ठीक है, शेयर करो इसे। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट कीजिए। चलिए थोड़ा फास्ट ही करेंगे, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा, ठीक है, और आप सोचते चलना कि आपके हिसाब से क्या किसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो भाई आर्थिक समस्या जो है वो उत्पन्न क्यों होती है, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग की वजह से उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। किसकी बात हो रही है, केंद्रीय समस्या की। तो आपके आपके जो सिलेबस है उसमें बेसिकली 3 समस्या हैं। एक तो ये है कि उत्पादन किसके लिए करना है, कितना करना है, और बेसिकली किस प्रकार से करना है, ठीक है, किस विधि के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सी समस्या जो है हमें दिखाई जा रही है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये एक केंद्रीय समस्या है। ओके, डी है सर मिश्रा जी, वेरी गुड। क्वेश्चन 5 है बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र पीपीएफ इसके बाहर का कोई बिंदु दर्शाता है कि, तो क्या दर्शाता है भाई, ये उत्पादन का अप्राप्य संयोग को दर्शाता है, ठीक है, सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको यह बताना है इस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र यानी कि जो पीएफएफ है ये दाईं से बाईं ओर खिसकता है, ठीक है। तो वो कौन सी स्थिति होती है, बेसिकली जब भी कोई विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होती है, जो विदेशी पूंजी है जब इसके निवेश में वृद्धि होती है तब पीएफएफ उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो हैं वैसे जुड़े हुए तो हैं बट वो आंसर नहीं कर रहे हैं। अरे आंसर करो आप भी, ठीक है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, 7 है बेसिकली, इस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीएफएफ जो है ये दाईं ओर खिसकेगा, ठीक है। तो अभी ऊपर ही तो शायद आपको बताया मैंने कि विदेशी पूंजी में निवेश में वृद्धि होगी तब होगा ऐसा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है जब, अर्थात जब हम उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं तो ये एक सीधी रेखा में हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए भाई, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं।
डी होगा, मिश्रा भगीरथ, वेरी गुड। सभी संसाधन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल हों, तभी जो है उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा में हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है? क्या पूछी गई है? मान्यता की बात पूछी गई है। तो जो उत्पादन संभावना वक्र होता है बच्चों, इसमें सभी संसाधनों को पूर्ण और कुशलतम उपयोग किया जाता है। ठीक है, तकनीक समान रहती है और संसाधन जो है ये दो वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप में कुशल नहीं है, इसको दर्शाता है। तो कौन सा हो गया भाई यहाँ पे? डी, वेरी गुड। उपरोक्त सभी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवसर लागत के लिए सत्य है? क्या कहा गया है? अवसर लागत के बारे में कौन सा राइट है? तो अवसर लागत बेसिकली क्या होती है? अवसर लागत चयन की गई कीमत से कम या बराबर हो सकती है। अर्थात जो अवसर लागत है ये चयन की गई कीमत से या तो कम हो सकती है या फिर उसके बराबर हो सकती है। बाकी ये जो बी और सी दिए हुए हैं इसका इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है? किसका? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय। तो इसमें से कौन सा भाई? तो जब हम आदर्शात्मक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा राइट है? ओके कमलेश सर, ए होगा इसका। नहीं, ए नहीं है इसका। ओके आंसर करें। चलिए इसका राइट आंसर है बी, आय का समान वितरण भारत को निर्धनता मुक्त बना देगा। ये एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का विषय है। ठीक है, 11 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, किसी स्थिति में जो मतलब आपको ये बताना है कि किस स्थिति में जो उत्पादन संभावना वक्र है ये एक सीधी रेखा में हो सकता है। तो किस स्थिति में सीधी रेखा में होता है भाई? ध्यान से पढ़े और बताएं इसका आंसर क्या होगा कि किस स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा हो सकता है। तो ये कब होता है? जब सीमांत रूपांतरण दर स्थिर हो, तब ऐसा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नातेदार क्यों होता है? ठीक है, तो जो उत्पादन संभावना वक्र है ये मूल बिंदु की ओर नातेदार क्यों होता है? क्योंकि बढ़ती हुई सीमांत रूपांतरण दर होती है, इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नातेदार होता है। ठीक है, सी है, वेरी गुड। मैं देख रहा हूं केवल 3 ही 4 हैं, मुस्कान, भगीरथ एंड मिश्रा। ठीक है, आपका सी राइट है। उसके बाद 14 है, अरे ऊपर कहाँ चला गया, नीचे आ जा भाई। हाँ, यदि कोई उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की उन्नतोद्वार है तो इसका क्या कारण है? यानी कि कोई भी जो उत्पादन संभावना वक्र है यदि वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोद्वार है, ठीक है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है? इसका मेन रीजन होता है घटती हुई सीमांत रूपांतरण दर। इसकी वजह से ऐसा होता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोद्वार होता है। ठीक है, इसका ए राइट है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या उत्पादन की तकनीक से संबंधित है? अर्थात केंद्रीय समस्या की जो उत्पादन तकनीक है इसके लिए कौन सा संबंधित है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें यह कहा गया है कि केंद्रीय समस्या की उत्पादन की तकनीक के बारे में। ठीक है, तो क्या उत्पादन किया जाए इसमें तकनीक लगती है, कैसे उत्पादन किया जाए इसमें तकनीक लगती है, किसके लिए उत्पादन किया जाए इसमें तकनीक लगती है, या फिर कब उत्पादन किया जाए इसमें तकनीक लगती है। तो कौन सा राइट है इसका 15 का? आंसर दो बच्चों कि केंद्रीय समस्या उत्पादन की तकनीक से संबंधित है। तकनीक की बात हो रही है, टेक्निक की, तो किसमें उपयोग होगा? बी में, वेरी गुड। कैसे उत्पादन किया जाए? तो उत्पादन करने की 2 विधियां थी। एक तो मैंने आपको बताई थी श्रम प्रधान वाली, ठीक है, जिसमें श्रम ज़्यादा लगता है, पूंजी कम लगती है, लेकिन उत्पादन कम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो एक पूंजी प्रधान है तो उसमें पूंजी ज़्यादा लगती है, उसमें श्रम कम लगता है और उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये 2 विधियां हैं। अब डिपेंड करता है कि आप चुनते किसे हैं। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या वस्तुओं की कितनी मात्रा उत्पादन किया जाए इससे संबंधित है? तो केंद्रीय समस्या वस्तुओं की कितनी मात्रा उत्पादित की जाए इसके बारे में है। ठीक है, तो कितनी मात्रा जो है, क्या ये किसके लिए किया जाए इसमें संबंधित होती है, कैसे किया जाए इसमें होती है, या फिर कब उत्पादन किया जाए, या फिर क्या उत्पादन किया जाए। ओके, मिल गया आंसर, डी वाला है, वेरी गुड। क्या उत्पादन किया जाए,
ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम ये देखते हैं कि हमें किस वस्तु का, किस सेवा का कितना उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या का संबंध उन लोगों के वर्ग के चयन से है जो वस्तुओं का उपभोग करेंगे। ठीक है, अर्थात एक केंद्रीय समस्या है जिसमें हमें ये देखना है कि जिन लोगों के लिए हमें उत्पादन करना है, ठीक है ना, तो उन लोगों के वर्ग के चयन से वस्तुओं का उपभोग करना है, तो ये केंद्रीय समस्या किसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो आंसर क्वेश्चन में छिपा है कि उन लोगों के वर्ग के चयन अमीर के लिए करना है, गरीब के लिए करना है, कौन सी वस्तु का, कौन सी सेवा का करना है। तो ये किससे संबंधित है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि किसके लिए उत्पादन करना, अमीर के लिए या फिर गरीब के लिए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है, सही है। ओके, 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं अभी, मिश्रा, मुस्कान एंड कमलेश और भगीरथ। ओके, 9 बच्चे ज्वाइन है, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं अभी आंसर करो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 18 आपका कि निम्न में से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र में खिंचाव नहीं होता है। तो एक ऐसा रीजन है जिससे खिंचाव नहीं होता है, तो तकनीक में प्रगति, अवनति और संसाधनों का विकास, इन तीनों से तो होता है लेकिन बेरोजगारी से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ पे ए वाला राइट हो जाएगा, बेरोजगारी की वजह से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है निम्न में से किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर किसकी वजह से खिसकता है, तकनीक में अवनति, प्रगति या फिर संसाधनों का विनाश या फिर बेरोजगारी। ठीक है, किसकी वजह से होता है, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका तकनीक में जब प्रगति होती है, टेक्नोलॉजी जब डेवलप्ड होती है तब उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकता है। 20 क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए किसके कारण उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसकता है। ठीक है, किसकी तरफ, बाईं ओर खिसकता है, तो ऐसा किसकी वजह से होता है, तकनीक में प्रगति की वजह से, विकास की वजह से या फिर तकनीक में अवनति की वजह से। तो किसकी वजह से उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसकता है भाई, आंसर करें सारे बच्चे, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ओके, चलिए बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है जान के। ओके, डी होगा सर, गरिमा, वंदना, आई थिंक आपने पहली बार आंसर दिया है अभी तक इसमें, चलिए वेलकम है आपका, आंसर कीजिएगा आप भी अब कंटिन्यू। तो राइट है आपका, तकनीक में प्रगति जो है, सॉरी प्रगति कह रहा हूं, अवनति, इसी से उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसकता है। 21 कि उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित जो बिंदु है ये क्या दर्शाता है। ठीक है, जो उत्पादन संभावना वक्र होता है इससे बाहर का जो बिंदु होता है ये क्या दर्शाता है, प्राप्य संयोग, संसाधनों का पूर्ण संयोग, अप्राप्य संयोग या फिर संसाधनों का अल्प प्रयोग। तो ये क्या दर्शाता है भाई, ये दर्शाता है सर सी है, गरिमा ए है, मिश्रा सी, आपका राइट है, ए राइट होगा, आदित्य कुमार बी, आपने बी बोला है बट बी नहीं है, अप्राप्य संयोग, ये वो जो बिंदु बाहर होता है वो दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है 22 उत्पादन संभावना वक्र के अंदर का जो बिंदु है, अब एक बच्चे ने बताया था उसमें बी जो आंसर था ना, अब वो आंसर यहां पे कि जो अंदर का बिंदु है ये क्या दर्शाता है, तो अंदर का बिंदु क्या दर्शाता है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। ये मैं जीत गया बहुत बढ़िया, संसाधनों का अल्प प्रयोग। ओके, मुस्कान वेरी गुड, मिश्रा ए राइट है, गरिमा जी वी, आप फिर से रॉन्ग हो गए, यहाँ पे संसाधनों का अल्प प्रयोग ये दर्शाता है बाहर का बिंदु। ओके सॉरी, अंदर का, और बाहर का क्या दर्शाता है, अप्राप्य संयोग दर्शाता है। ठीक है, अब देखो अगला, उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर वाला जो बिंदु है वो क्या दर्शाता है। ठीक है, तो सारे आपके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे, तीनों के तीनों एक ही बार में अभी समझा दूंगा। तो ऊपर का जो बिंदु है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग। ठीक है, अब ना थोड़ा ध्यान से समझ लो, आपको अगर डाउट हो जाए तो तीनों एक बार में समझो। देखो, उत्पादन संभावना के वक्र के बाहर का जो बिंदु है ये दर्शाता है अप्राप्य संयोग को। ठीक है, और अंदर का जो बिंदु है ये दर्शाता है संसाधनों के अल्प प्रयोग को, और जो ऊपर का बिंदु है ये दर्शाता है संसाधनों के पूर्ण और कुशलतम प्रयोग को। ओके, अननोन सर एक वन शॉट फिजिकल का भी बना दीजिए,
क्योंकि मैंने नहीं पढ़े हैं। बना देंगे फिजिकल का भी, एमसीक्यूज का हो गया आपका, 2 नंबर के हो गए, 3 नंबर के हो गए, 5 नंबर के हो गए, चित्र वाले हो गए, सारे क्वेश्चन का आपका वन शॉट आएगा, टेंशन मत लो। अभी फिजिकल की भी आपकी वीडियोस आएंगी और पॉलिटिकल की भी आनी है, इंग्लिश की भी आनी है। कल से हम इंग्लिश, फिजिकल और पॉलिटिकल सबकी तैयारी करेंगे एक साथ। ओके, अब 24 का आंसर बताओ बच्चों कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। ठीक है, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्यों इमर्ज होती है? डी होगा सर, क्या बात है, ऑप्शन पहले ही पढ़ लिया क्या, ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने जस्ट बोला ही और आंसर आ गया। वेरी गुड, अच्छा लगा। असीमित मानव आवश्यकताएं और सीमित संसाधन ही आर्थिक समस्या का कारण है। ओके, 25 देखिए बच्चों, अवसर लागत क्या है? तो अवसर लागत बेसिकली किसे कहते हैं? तो अवसर लागत क्या है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं यहाँ पे। अवसर लागत है यहाँ पे डी, दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत की प्राप्ति। नहीं, सी है सर, वेरी गुड, दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत का त्याग ही अवसर लागत कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण है? व्यष्टि इकोनॉमिक्स का इसमें से कौन सा उदाहरण है? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो कौन सा है भाई? वस्तु की कीमत, राष्ट्रीय आय, आय तथा रोजगार, या फिर कीमत स्तर? कौन सा राइट है इसमें से? ए होगा सर, कमलेश गरिमा जी, वेरी गुड, ए राइट है। भगीरथ, अच्छा सी आपने पिछले वाले का बताया था, ठीक है। तो वस्तु की कीमत ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होता है। निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है? अब समष्टि के बारे में कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे एकदम राइट बैठता है? व्यक्तिगत आय, आय तथा रोजगार, वस्तु की कीमत, या फिर वस्तु की मांग? तो कौन सा राइट है इसमें से? आंसर करें सारे बच्चे। राइट होगा इसमें से आय तथा रोजगार। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ओके, तो इसमें से भाई आर्थिक क्रिया का उदाहरण उत्पादन, उपभोग और विनिमय, ये तीनों ही उदाहरण हैं। लेकिन सामाजिक कल्याण ये कोई इकोनॉमिकल कंडीशन है, कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी है? नहीं है। तो आपका जो डी वाला है ये ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि उदाहरण नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है बच्चों, सकारात्मक अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे है? जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो इसका रिलेशन किससे है? विचारों से, मूल्य निर्देशों से, तथ्यों से, या फिर सुझावों से? तो किससे संबंध है इसका? इसका संबंध है, आंसर करें, ए है, मुस्कान, आदित्य, भगीरथ, गरिमा और कमलेश मिश्रा, वेरी गुड, तथ्यों से है इसका संबंध। ओके, आगे बात करते हैं। आदर्श जो अर्थशास्त्र है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध होता है क्या होना चाहिए, ये इससे संबंधित है। ओके, संसाधनों की मुख्य विशेषताएं हैं, तो संसाधन जो होते हैं इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? संसाधन जो है वो हमारे पास सीमित है, बिल्कुल ठीक है। असीमित है ऐसा नहीं है, हमारे पास संसाधन सीमित है और हमें संसाधनों का जितना हो सके उतना वैकल्पिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ओके, आंसर करें सारे बच्चे, वेरी गुड, डी आंसर आया है। दोनों ए और सी ये आपका राइट है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगली यूनिट की, जो कि है इकाई 5 यूनिट 5, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। अब इसमें आपके छोटे छोटे सब पॉइंट हैं 3 से 4। ठीक है, तो हम उन सभी को एक साथ मिला के समझेंगे। ओके, तो आइए अच्छे से समझते हैं, आप भी समझना और मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब डैश होता है। तो तब बेसिकली एक वस्तु की जो कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है? ये तब होती है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। ठीक है, अगर आप आपसे ये पूछा जाए पेपर में, बताओ एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता कैसी रहती है हमेशा? ठीक है, तो एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमेशा कैसी रहती है? ये मात्रा में वृद्धि होने पर सदैव घटती रहती है। जैसे जैसे मात्रा में वृद्धि होगी वैसे वैसे ये इसकी उपयोगिता घटती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है, एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करता है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा जब, यानी कि आप कोई 2 वस्तुओं का उपयोग कर रहे हो तो आप तब संतुलन में होंगे जब, कौन सी यहाँ पे वो पॉइंट आएगा वो आपको बताना है। तो बेसिकली तब जब प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता समान होगी,
तब आप संतुलन में रहेंगे। ठीक है, बी वाला करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तब क्या होता है भाई? आंसर करें सारे बच्चे जितने भी यहाँ पे ज्वाइन हैं, ठीक है, जितने बच्चे ज्वाइन हैं सारे के सारे बच्चे आंसर करें। ओके, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब क्या होता है भाई? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो सिंपल सी बात है, जो कुल उपयोगिता है ये भी घटेगी ही घटेगी, है ना। डी वाला आपका ऑप्शन राइट है। वेरी गुड मुस्कान कमलेश मिश्रा, वेरी गुड, डी है सर, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त होगी? तो एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त होती है? जब वस्तु की अंतिम इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता मुद्रा के रूप में त्यागी गई उपयोगिता के समान हो, तब एक उपभोक्ता संतुष्ट रहेगा। ठीक है, तो सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शर्मा सर, 12th क्लास की सेकंड हिंदी बुक में से 4 चैप्टर आएंगे एग्जाम में कि प्लीज? 4 नहीं आएंगे, 3 चैप्टर आएंगे आपका। एक वो जो है ना क्या नाम है, वो पहाड़ वाला चैप्टर, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा, वो वाला आपका चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी 3 चैप्टर आएंगे। सूरदास की झोपड़ी हो गया, और अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता वाला हो गया, और एक वो है क्या नाम है, बिस्कोहर की माटी, ये 3 आएंगे। बाकी एक जो आपका दूसरा है ना आरोहण, वो नहीं आएगा। ओके, तो उसे मत पढ़ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु की कीमत 0 है तो उपभोक्ता उपभोग करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा वो? जब तक कि सीमांत उपयोगिता 0 ना हो जाए तब तक वह उस वस्तु का उपयोग करता रहेगा। ठीक है शर्मा, थैंक यू सर जी, वेरी वेलकम। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, एक उपभोक्ता के बजट सेट की संख्या होती है। तो एक उपभोक्ता बजट सेट की संख्या कितनी होती है? आंसर करें सारे बच्चे। ओके, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, अच्छा है। ओके सर जी, सी होगा इसका। सीमित उपभोक्ता आय के आधार पे? नहीं, सी नहीं है इसका। ओके, राइट ऑप्शन बी है इसका। सीमित वस्तु की कीमत तथा उपयोग उपभोक्ता की आय पर निर्भर होता है एक उपभोक्ता के बजट का सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अब आपको बताना है निम्न में से कौन सी अनादिमान वक्र की विशेषता नहीं है? तो 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर हमेशा उन्नतोदार होता है। ठीक है, और यह है उच्च तटस्थता तथा वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। अनादिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहना कि ये नातेदार होता है ये गलत है, क्योंकि कैसे होते हैं? ये उन्नतोदार होते हैं। ठीक है ना, अनादिमान वक्र कैसे होते हैं? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें नातेदार बोला गया है ना। तो आपका जो डी वाला है ये ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। ओके, चलिए डी है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक मांग का निर्धारक नहीं है? तो वैयक्तिक मांग इसमें से कौन सी निर्धारण नहीं करता है? वस्तु की कीमत करती है, उपभोक्ता की आय, तभी तो अपने हिसाब से लेगा ना वो चीजें, फैशन तथा प्राथमिकताएं ये भी है। लेकिन जब हम बात करते हैं आय के वितरण की, तो ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। ओके, तो 9th का सी हो गया आपका। 10th क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता कीमत के कम होने पर अधिक मात्रा की मांग करता है, ऐसा क्यों? अर्थात एक जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी ज्यादा मात्रा मांगता है। क्यों भाई? क्योंकि उस समय सीमांत उपयोगिता और मतलब सीमांत उपयोगिता जो है वो कीमत से अधिक हो जाती है। ठीक है, हमारे पास लाभ बच जाते हैं, आय बच जाती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीद सकते हैं, है ना। यस सर, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, हाँ राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मांग वक्र द्वारा मांग वक्र जो है ये दाईं ओर खिसकता है। कब खिसकता है मांग वक्र दाईं ओर? जब क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होती है, तभी ये क्रेताओं की तरफ दाईं ओर खिसकता है। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से? क्रेता यानी कि हम लोग, तो जब खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो ये दाईं ओर खिसकने लगता है बेसिकली। ओके, उसके बाद 12, एक वस्तु की मांग की कीमत लोच -2.5 है। ठीक है, अब वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है,
कीमत लोच कितनी है, -2.5। अब वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो अब आपको मांग की मात्रा में क्या परिवर्तन हुआ है ये बताना है। तो मांग की मात्रा में भाई क्या परिवर्तन होगा, बी 50 इकाइयों की अधिक वृद्धि होगी, नहीं, आंसर है इसका 50% तक की कमी होगी। जब वस्तु की कीमत की प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो मांग की मात्रा कैसी होगी, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है। एक उपभोक्ता एक दिष्ट अनादिमान है, मानते हैं कि एक उपभोक्ता एक दिष्ट अनादिमान है, वह किस बंडल या फिर किस संयोग को सबसे अधिक प्राथमिकता देगा। तो आपके हिसाब से वो किसको सबसे अधिक प्राथमिकता देगा भाई, आंसर करें सारे बच्चे। प्राथमिकता देगा वो x वस्तु की 5 इकाइयां और y वस्तु की 6 इकाइयों को। ठीक है, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आ जाएगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, एक उपभोक्ता के अनादिमान वक्रों की अधिकतम संख्या क्या है, अर्थात एक उपभोक्ता के जो अनादिमान वक्र होते हैं इनकी अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या भाई इसकी कितनी हो सकती है, इसकी असीमित हो सकती हैं। ठीक है, कितनी असीमित संख्याएं हो सकती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, मांग वक्र का ढाल शून्य है, मांग की लोच है। ठीक है, तो मांग की लोच बेसिकली कितनी होती है, जब मांग वक्र का ढाल शून्य है तो मांग की लोच क्या रहेगी, जब सिंपल सी बात है, मांग वक्र जब ढाल इसका शून्य है तो मांग की लोच तो भाई अनंत होगी मेरे हिसाब से, है ना, हिसाब से क्या है ये एक्चुअल में ऐसा, तो मांग की जो लोच है वो अनंत हो जाएगी। ओके, बी राइट है मिश्रा, वेरी गुड। और भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, नितेश, मुस्कान, कमलेश, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मांग की लोच का निर्धारक नहीं है। जब हम बात करते हैं कि मांग की लोच को निर्धारित करना, तो इसमें से कौन सा रीजन जो है वो उसमें सही नहीं बैठता है। तो कौन सा भाई यहाँ पे देखते हैं, ओके, डी है, वस्तु की मांगी गई मात्रा ये मांग की लोच को निर्धारित नहीं करती है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से पढ़िएगा, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर कुल उपयोगिता का मान कितना होता है। यानी कि जब आपको पूर्ण तृप्ति बिंदु दिखता है, यानी कि इस बिंदु पर जो कुल उपयोगिता है उसका क्या मान रह जाता है। ठीक है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है या फिर ऋणात्मक होता है। ओके, आंसर करें सारे के सारे बच्चे। मैं यहां से देखता हूं कौन बच्चा आंसर करता है। इसका ए होगा, शून्य नहीं, शून्य नहीं होता है कभी भी। तो क्या होगा, पूर्ण तृप्ति की बिंदु पर कुल उपयोगिता का मान। ओके नितेश, वेरी गुड, राइट आंसर है आपका अधिकतम होगा। क्या रहेगा, अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता का मान कितना होगा। जब कुल उपयोगिता बेसिकली अधिकतम है तो सिंपल सी बात है, जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि कुल उपयोगिता जब ज़्यादा है तो वो हमेशा शून्य रहती है ना। तो आपका ए वाला राइट है। उसके बाद 19, पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर ये है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए क्या, एक सेकेंड, पूर्ण सीमांत उपयोगिता का मान कितना होगा। अच्छा हाँ, ये कुल उपयोगिता का मान था, अब यहाँ पे सीमांत का है, ठीक है ना। तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर जो सीमांत उपयोगिता है इसका कितना मांग बेसिकली मान होगा। ठीक है, अधिकतम होगा, शून्य होगा, न्यूनतम होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो जो आंसर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही आंसर इसका भी है। तो सोचो कौन सा है इसमें से, राइट है आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य होगा। ओके, 20 क्वेश्चन क्या कहता है, जब कुल उपयोगिता घटती दर पर बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता के व्यवहार में क्या होता है। तो जब कुल उपयोगिता घटती दर पर बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता के व्यवहार में क्या होता है भाई, आंसर करें। ओके, तो ये बेसिकली क्या होती है, ये भी घटती है, जब वो घटेगी तो ये भी घटेगा। ओके, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता के व्यवहार में क्या होता है। तो जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता के व्यवहार में ऋणात्मकता छा जाती है। क्या होती है, ऋणात्मकता छाती है। ओके, 22, यदि एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता स्थिर रहती है तो सीमांत उपयोगिता कैसी होगी, सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी। ठीक है, 23 पढ़ते हैं, हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार
प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि कैसी होती है? तो ऐसी संतुष्टि हमेशा घटती रहती है। कैसी होती है? घटती रहती है। ठीक है, देखिए मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ के बताता जाऊंगा, अब आप आंसर कर सकते हो और मैच करते रहिएगा। ठीक है, ओके, आप पढ़ते रहिएगा और मैच करते चलिएगा। मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर बताता चलूंगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में। अब है, एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन तब होता है, तो उपभोक्ता संतुलन कब होता है? जब एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स होता है, तब होता है उपभोक्ता संतुलन। ओके, 25 में पूछा गया है बच्चों कि निम्न में से अनादिमान वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन की क्या शर्त होती है? तो उपभोक्ता संतुलन की शर्त होती है एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स बटे में पी वाई, ये होती है इसकी शर्त। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी अनादिमान वक्र की विशेषता नहीं है? तो अनादिमान वक्र की विशेषता बेसिकली इसमें से एक नहीं है। अब वो आपको बतानी कौन सी नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जो अनादिमान वक्र होते हैं ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होते हैं, नातोदार नहीं होते, उन्नतोदार होते हैं। ठीक है ना, तो ए वाला ही इसकी विशेषता नहीं है। उसके बाद, यदि सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो स्थिर है तो अनादिमान वक्र कैसा होगा? ठीक है, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर जब स्थिर है तो अनादिमान वक्र कैसा होगा? ये नीचे की ओर सीधी रेखा में जाएगा। कैसे? नीचे की ओर सीधी रेखा में आ जाएगा। ठीक है, आप आंसर करते चलो, मैं आपको बताता चलूंगा, आप मिलान करते चलना। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनादिमान वक्र की विशेषता है? तो इसमें से कौन सी विशेषता है, कोई एक बतानी है आपको। ठीक है, तो कौन सी है? उच्च अनादिमान वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। जब अनादिमान वक्र जो है वो उच्च होगा तो ये संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होता है। ठीक है, ये उसकी विशेषता है। अब ऐसा आखिर होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सीमांत प्रतिस्थापन है इनकी दर घट जाती है और इस घटने की वजह से अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार हो जाता है। उन्नतोदार बेसिकली। फिर है बच्चों सीमांत उपयोगिता। अब इसका आंसर करो, मैं देखता हूं किस बच्चे को पता है सीमांत उपयोगिता क्या होती है। आंसर करो अब सारे। ओके, सारे बच्चे आंसर करो, मैं देखता हूं किस बच्चे को इसका आंसर पता है। सीमांत उपयोगिता इसमें कौन सी राइट है? ठीक है, सीमांत उपयोगिता के बारे में मिश्रा ए, नितेश ए, वेरी गुड। एस के गेमर ए, वेरी गुड। नहीं, एस के गेमर सी बताया आपने बट सी नहीं है। मुस्कान ए, वेरी गुड। अंतिम उपयोग की गई इकाई से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं इनको हम सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, इसी का एक दूसरा टर्म है जो कि है कुल उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? तो अब ये बताओ कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? तो कुल उपयोगिता का जो संबंध है ना वो पिछले क्वेश्चन के रिलेशन में ही है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा है उसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया, बिल्कुल ठीक। मिश्रा बी, मुस्कान बी एंड और बच्चे आंसर करो तो कौन सा है इसमें? जो कुल उपयोगिता है ये सीमांत उपयोगिता का जोड़ होता है। क्या होता है? सीमांत उपयोगिता का जोड़। ओके, आप क्वेश्चन आप पढ़ते चलो। निम्नलिखित में से किसे संतुष्टि का बिंदु कहा जा सकता है? तो कुल उपयोगिता, एक सेकेंड, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता बढ़ रही थी और ये संतुष्टि का बिंदु है ना? तो संतुष्टि का बिंदु बेसिकली हम किसे कह सकते हैं? आंसर करो एक बार सारे बच्चे, देखो किसे पता है। ओके, आंसर करें कि निम्नलिखित में से संतुष्टि का बिंदु कहा जा सकता है तो किसे कहते हैं? जो सीमांत उपयोगिता जब शून्य होती है तब हम बोलते हैं संतुष्टि। ओके, 33, एक उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं का उपभोग करता है। यदि एक वस्तु की कीमत घट रही है तो अनादिमान वक्र कैसा होगा? तब अनादिमान वक्र में किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं होगा, वो किसी भी तरफ नहीं खिसकेगा। ठीक है, 34, वह बंडल जो कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों तथा अपनी दी गई आय पर खरीद सकता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बजट सेट। ठीक है, जितनी आपकी आय है उसके आधार पे आप वस्तुओं को खरीद सकती हो अपनी कीमतों के आधार पे। ठीक है, 35, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता कैसी होती है? तो सिंपल सी बात है,
जब सीमांतीय उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता कैसे बढ़ सकती है? तो ये भी क्या होगी, ये भी घटेगी ही घटेगी, है ना, क्योंकि कुल उपयोगिता क्या है, ये सीमांत उपयोगिता का जोड़ है, तो इसीलिए जब सीमांत उपयोगिता कम होगी तो ये घटेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। 36, अच्छा ये हो गया। वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत घट जाती है और बजट लाइन का क्या होता है, यानी कि वाई अक्ष पर वस्तु की जो कीमत है वो घट जाती है, लेकिन बजट लाइन का क्या होगा? तो बजट लाइन क्या होती है, ये वाई अक्ष पर बढ़ती रहती है, ठीक है, तो ए राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों, पूछा गया है बजट लाइन के ऊपर किसी भी बंडल को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो बेसिकली उसे किस रूप में जानते हैं? पसंदीदा संयोग, प्राप्य संयोग, असमान संयोग या फिर अप्राप्य संयोग, ठीक है। आंसर करो सारे बच्चे, देखो किसे पता है। इसका बी होगा प्राप्य संयोग, बट ऐसा नहीं है, बी इसका आंसर नहीं है, बी नहीं है। बजट लाइन के ऊपर किसी भी बंडल को निम्न रूप में जाना जाता है, वो होता है अप्राप्य संयोग, ठीक है। किसी बच्चे ने आंसर इसका अभी तक राइट नहीं दिया। गरिमा ए एस, गरिमा डी, एस की उम्र डी, अब आया राइट आंसर, चलिए अच्छी बात है। और 37, अब ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि यदि वस्तु की कीमत 40%, मतलब वस्तु की जो कीमत है इसमें 40% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब वृद्धि होने पर वस्तु की मांग मात्रा में 30% की कमी हो गई, तो अब आपको मांग की कीमत लोच निकालनी है। तो अब आप अपना फॉर्मूला लगाओ और सोचो कि आंसर बताना बेसिकली। तो इसमें से मांग की कीमत लोच कितनी निकलेगी? -1.33, नहीं ऐसा नहीं है, फिर कौन सी निकलेगी बताओ? ओते, चलिए ए निकलेगी आपकी। ए कैसे निकलेगी? फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, -0.25 निकलेगी, ओके। 38, निम्नलिखित में से वस्तुओं में किसकी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होने की संभावना है? तो किस वस्तु की मांग अधिक लोचदार होने की संभावना है? वो है कौन सी वाली? आंसर करें सारे बच्चे एक बार, एक सेकेंड। यहाँ पे 0.25 नहीं होगा, मैं वही तो कहूँ, कुछ तो यहाँ पे शायद मिस्टेक हो रही है, 0.25 नहीं होगा इसका। एक बच्चा कहता है डी होगा, नहीं डी तो नहीं है, लेकिन इसका सी आंसर है, ठीक है। कितना? -0.75, मैं वही तो कहूँ, शायद कुछ तो लग रहा है यहाँ पे, कुछ तो दिक्कत है। सी है इसका, हाँ नीतीश शर्मा सर, वही तो बोल रहा था। फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकल जाएगा आपका, ओके। अब 38 में पूछा गया बच्चों, एक सेकेंड, निम्नलिखित वस्तुओं में किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होने की संभावना है? तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब खपत ज़्यादा बढ़ जाए, तब वस्तु की कीमत अधिक लोचदार हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, अब आपसे पूछा गया है अन्य बातें समान रहने पर एक्स अक्ष पर वस्तु के मूल्य में वृद्धि का क्या कारण होता है? ठीक है, तो सामान्य अन्य बातें रहने पर एक्स वस्तु जो होती है इस पे वस्तु के मूल्य में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि बजट रेखा का मूल बिंदु की ओर खिसकाव हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पे 40 क्वेश्चन थोड़ा वैसा हो गया है, क्वेश्चन लिखा नहीं है। एक उपभोक्ता के पास में निम्न बंडल है, उसमें इनमें से किसे पसंद करना चाहिए? ठीक है, तो अगर आप इसमें आंसर ध्यान से देखो तो कई बंडल हैं, 5 बर्गर 3 रस, 5 बर्गर 2 रस, 4 बर्गर 3 रस और 4 बर्गर 2 रस। तो सिंपल सी बात है, उपभोक्ता तो एज ए कंज्यूमर हम क्या चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं मिल जाए, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें से राइट होगा? ए वाला राइट होगा कि जितना वस्तु ज़्यादा हो सके उतना मिले, ठीक है। 5 बर्गर और 3 रस, ये राइट है। ये एक बेसिकली थॉटिकल क्वेश्चन था आपके माइंड पर बेस्ड। अब क्वेश्चन 40 देखिए, कोई उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है, यह किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करता है भाई? आंसर करें सारे के सारे बच्चे कि कोई भी उपभोक्ता वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है? ओके, तो किस पर डिपेंड करता है भाई? ये डिपेंड करता है वस्तुओं की कीमतें कितनी हैं और उपभोक्ता की स्वयं की आय कितनी है।
अगर आय कम है कीमतें ज़्यादा तो नहीं खरीदेगा ज़्यादा, और यदि वस्तु की कीमत कम है आय ज़्यादा है तो ज़्यादा खरीद लेगा, है ना, यही ठीक है। उपभोक्ता की आय, देखो वस्तु की कीमतें भी डिपेंड करती हैं। जब वस्तु की कीमत कम होगी ना और आय उसकी ज़्यादा होगी तभी तो खरीद पाएगा। अब मानते वस्तु की कीमत है 10 रुपये, आय उसकी ही 10 रुपये है, तो क्या खरीदेगा उसे? नहीं खरीदेगा, है ना। अब 41 देखिए, बजट रेखा के ढलान में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो बजट रेखा के ढलान में वृद्धि क्या दर्शाती है? यह एक्स अक्ष पर दर्शाई गई वस्तु की कीमत में कमी को दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद 42 देखिए, बजट रेखा वाई के अवरोधन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो बजट रेखा जो वाई के अवरोधन के द्वारा निर्धारित किया जाता है वो क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपभोक्ता की आय का अनुपात और वाई अक्ष पर दर्शाई गई वस्तु का मूल्य जो है वाई अवरोधन द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है, चांदनी कुमारी, क्या बात है, अभी तक के सेशन में तकरीबन 45 से 50 मिनट के सेशन में आपका पहला मैसेज आया, ये होगा आपका। चलिए अच्छी बात है, राइट आंसर दिया वैसे आपने। अब 43 की बात करते हैं। 43 तो है ही नहीं इसमें वो तो हमारा अगले चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा नहीं हो गया? तकरीबन कितने आपके एमसीक्यू हो गए इसमें? 44-5 कुछ हो गए, है ना। तो इस प्रकार से आपकी जो इकाई 5 है, यूनिट 5 उपभोक्ता व्यवहार और मांग, ये कंप्लीट हो गई। ओके, आगे कंटिन्यू करें क्या? इकाई आपकी जो बेसिकली 6 है, ठीक है। आपकी यूनिट नंबर जो 6 है और 7 है, इसे कंटिन्यू करें इसी सेशन में। अगर आप बोलते हो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, अदरवाइज फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे कंटिन्यू करें एक बार बताएं सारे बच्चे, क्या मज़ा आ रहा है पढ़ाने में? ओके सर जी, कंटिन्यू कीजिए। चलिए यूनिट 6 को निकालते हैं। ओके, अभी तक की वीडियो अच्छी लगी हो और लाइक नहीं किया है आपने तो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं। तो यूनिट 6 है हमारी उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति। ओके, अब यहाँ पे सप्लाई, इसके बारे में बात होगी, तो ध्यान से पढ़ें। एक पूर्ति वक्र के साथ ऊपर की ओर संचलन का क्या कारण है? एक पूर्ति वक्र जो है ये ऊपर की ओर संचलन होता है, तो इसका मेन कारण क्या होता है? पूर्ति वक्र ऊपर की ओर तभी जाएगा जब कीमत में वृद्धि होगी, ठीक है। वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होगी तभी पूर्ति वक्र ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है तो सीमांत संप्राप्ति कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि कुल तो अधिक हो ही गई है तो सीमांत का मैटर ही नहीं बचता, वो तो जीरो हो जाएगी, है ना। ए राइट हो गया। उसके बाद जब पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दोनों बराबर हो जाएं तो पूर्ति की लोच कैसी होगी? अर्थात पूर्ति का प्रतिशत परिवर्तन और कीमत का दोनों जब इक्वल है तो पूर्ति की लोच कैसी होगी? तो पूर्ति की लोच होगी, कैसी होगी भाई? बी, एक के बराबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दिए आप सभी ने। क्वेश्चन नंबर 4, जब कुल संप्राप्ति स्थिर दर से बढ़ती है तो औसत संप्राप्ति कितनी होगी? अर्थात जो कुल संप्राप्ति है वो स्थिर दर से बढ़ती जा रही है तो औसत संप्राप्ति कितनी हो जाएगी भाई? आंसर करें सारे बच्चे, कितनी होगी? ये होगी स्थिर, क्योंकि जब कुल संप्राप्ति ही स्थिर है तो औसत भी तो स्थिर ही रहेगी, है ना। चलिए, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद कितना हो जाएगा? अर्थात सीमांत उत्पाद आपका शून्य है तो कुल उत्पाद जो है टोटल प्रोडक्शन वो कितना बढ़ जाएगा? वो हो जाएगा अधिकतम, वो बढ़ जाएगा काफी ज्यादा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सी, सी कह रहा हूँ, ऑप्शन सी था उसका इसीलिए सी निकलेगा। 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लागत का वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो कौन सा होता है भाई? आंसर करें सारे बच्चे, कौन सी लागत का वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो ये होता है TFC, ऑप्शन ए करेक्ट है। 7 क्वेश्चन, यदि पूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर है तो पूर्ति की लोच कैसी होगी? पूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर है तो पूर्ति की लोच कैसी होगी? पूर्ति की लोच होगी शून्य, जीरो। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, जब प्रति इकाई कीमत स्थिर हो, ठीक है ना, जब प्रति इकाई स्थिर कीमत स्थिर हो तब इसमें से कौन सा क्या होगा? तो ये बेसिकली AR = MR ये होगा, ठीक है।
AR और वो MR वाला नहीं, वो नहीं होगा, इक्वल रहेंगे ये दोनों। ओके, उसके बाद आपका है 9वां क्वेश्चन। जब भी कुल उत्पाद गिरता है तब सीमांत उत्पाद का व्यवहार होगा। तो जब कुल उत्पाद गिरता है तो सीमांत उत्पाद का व्यवहार कैसा होगा? सिंपल सी बात है, कुल उत्पाद गिर रहा है तो सीमांत उत्पाद भी ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। सी वाला ऑप्शन हो गया आपका। चलिए उसके बाद क्वेश्चन 10, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब क्या होता है? तो बेसिकली जब औसत उत्पाद अधिकतम होगा तब MP इज इक्वल टू AP बनेगा। ओके, ये वाला करेक्ट है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका 11, साधन के प्रतिफल की दूसरी अवस्था, साधन के हास्यमान प्रतिफल जिसे हम बोलते हैं, तो साधन के प्रतिफल की दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन कितना होगा? तो कुल उत्पादन कितना होगा? घटती दर से बढ़ेगा। 3 अवस्थाएं आपको बताई थी ना मैंने पेपर में, सैंपल पेपर में। तो जो है ना दूसरी में क्या होगा? दूसरी में ये घटती दर से बढ़ता है। ओके, 12 क्वेश्चन देखिए, परिवर्ती साधन की प्रथम इकाइयों के द्वारा कुल उत्पादन TP टोटल प्रोडक्शन संबंधी कुछ विकल्प नीचे दिए गए हैं, पहचान कर बताइए कि कौन सा विकल्प साधन के बढ़ते प्रतिफल को दर्शा रहा है। ठीक है, साधन के बढ़ते प्रतिफल को दर्शा रहा है, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखें, एक है 20 से 45, 75 और 95। ठीक है, तो 25, अगर ध्यान से देखेंगे 20 से 45 के बीच में कितना डिफरेंस है? 25 का। फिर 45 से 75 कितना है? 20 का। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले बढ़ा फिर घट गया, चलो हटाओ इसे। फिर 20 से 40, 60, 80, इसमें देखेंगे तो 20 से इक्वल है, तो यानी कि ये भी इक्वल हो रहा है। ठीक है, फिर 20 से 35, 15। ठीक है, और उसके बाद में आपका है क्या बोलते हैं, 35 से 45 तो 10 हो रहा है, और 45 से 50 तो ये भी कम ही हो रहा है। 20 से 45, 25 और 45 से 75 कितना है? बीच में डिफरेंस 30 है, तो ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। तो इन चारों में से जो सही इसका आंसर बैठेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे डी वाला। ठीक है, 20, 45 और 100, ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो जा चुके हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आगे इसको हम एंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि औसत उत्पादन यानी कि जो AP वक्र का आकार है ये सामान्यता होता है। तो सामान्यता AP जो हमारा AP वक्र का आकार है ये कैसा होता है? तो ये हमेशा कैसा रहता है? उल्टा U आकार का होता है। कैसा? उल्टा U आकार का। नीतीश शर्मा, नहीं सर मैं हूं, मुझे यहाँ पे सेशन में एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। ओके, क्या बात है, एक ही बार में आगे सारे के सारे। ओके, चलिए सी। देखिए आप आंसर करते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ बच्चे ज्वाइन हैं। अगर आंसर नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लाइव में हैं या नहीं हैं? क्योंकि मैं ऐसे बस आपके क्या नाम है क्वेश्चंस जो होते हैं उसका एक टैब खोल रखा है, मैं उसके आंसर को आपको देखता जा रहा हूँ आपके कमेंट का। ठीक है, लाइव का। चलिए फिर है कि सही मिलान को चुनो। तो सही मिलान इनमें से कौन सा है? साधन के बढ़ते प्रतिफल TP बढ़ती दर से बढ़ता है, ये वाला आपका एकदम सही मिलान है। ओके, हाँ ए राइट है, वेरी गुड। अब आपको एक और फिर से सही मिलान का चयन करना है। अब इसमें सही मिलान क्या होगा? MP ऋणात्मक होता है और TP गिरता रहता है। ठीक है, जब MP ऋणात्मक है तो TP गिरता है, ये एक सही मिलान है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित लागतों में से कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो जो औसत बंधी लागत है ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ये तीनों हो जाएंगी लेकिन औसत संबंधी लागत कभी शून्य नहीं होगी। ओके, आगे आंसर करते चलिए बच्चों। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की 4 इकाइयां उत्पादित करने के लिए औसत लागत 40 रुपए लगी है। यदि 5 इकाइयों पर कुल स्थिर लागत 50 है तो कुल परिवर्ती लागत क्या होगी? तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है अपना, और फॉर्मूला लगाइए दिमाग में। क्या आंसर निकलेगा इसका? कि वस्तु की इकाइयां हमने 4 उत्पादित करी हैं जिसकी लागत लगी है 40। ठीक है, और यदि 5 इकाइयों का कुल स्थिर लागत 50 है तो अब बताओ कुल परिवर्ती लागत कितनी निकलेगी? तो ये निकलेगी 110 रुपया। कितनी? 110 निकलेगी। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नलिखित में दी गई लागतों में कौन सी लागत सीमांत लागत में शामिल होती है? तो सीमांत लागत यानी कि जो स्थिर होगी, ठीक है ना, जो स्थिर लागत है वही इसमें शामिल होगी। 19,
फिर से एक शायद वही क्वेश्चन आ गया क्या? अच्छा नहीं, यहाँ पे दूसरा है। किसी वस्तु की 4 इकाइयों के स्तर पर कुल आगम यानी कि टी आर जो है वो 100 है, तो 5 इकाइयों के स्तर पर सीमांत आगम यानी कि एम आर जो है वो 15 है। अब आपको 5 इकाई के स्तर पर जो औसत आगम है यानी कि ए आर है ये बताना है। ठीक है, तो लगाइए अपना फॉर्मूला, निकालिए ए आर कितना निकलेगा इसका। ओके, ए आर निकालिए, कितना निकलेगा? ए आर निकलेगा आपका 23। कितना निकलेगा? 23 निकलेगा आपका। ठीक है, औसत आगम। उसके बाद 20 क्वेश्चन, बाजार के किस समरूप में ए आर इक्वल टू एम आर होता है? तो बेसिकली जब एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो या फिर एकाधिकार बाजार हो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो या फिर दोनों, बीसी ये सभी राइट है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट बैठेगा? आंसर करें। तो बाजार के किस रूप में? तो ए आर एंड एम आर इज इक्वल टू, सर जी ए है मिश्रा, वेरी गुड। नितेश, कमलेश, वेरी गुड, राइट आंसर है हाँ ए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अरे कहाँ चला गया सर्कल वाला? आया तेरा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर इजकल टू एम आर होता है। ओके। 21, एक फर्म केवल वस्तु की कीमत, और इधर मैंने वहीं पीसी में भी ओपन कर रखी है, मेरे पास पे तो चल रही है भाई, आपके पास पे तो गई है क्या बच्चों? ओके, चलिए आई थिंक अब यहाँ पे चल गई होगी, एक बार चेक कीजिए दोबारा से, या फिर आप इस वीडियो को ऑफ करके दोबारा ऑन कीजिए, ठीक है ना? अपने यूट्यूब क्लीन कर दीजिए फिर दोबारा करिए, तब आएगा। ठीक है, तो औसत आगम जो है वो हमेशा कैसी होती है? औसत आगम हमेशा कीमत के बराबर होती है। ठीक है, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, कीमत कीमत के बराबर होती है। ठीक है, अब चलिए एक और फॉर्मूला निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। देखो, आई एक वस्तु की 5 इकाइयों के बिक्री स्तर पर औसत आगम यानी कि ए आर कितनी निकली हमारी? 100 है। ठीक है, वस्तु की 6 इकाइयों की बिक्री के स्तर पर टी आर जो है वो 560 है। तो अब आपको बताना है कि वस्तु की 6 इकाइयों की बिक्री के स्तर पर सीमांत आगम यानी कि जो एम आर है वो कितना होगा। ठीक है, चलो लगाओ फिर से फॉर्मूला अपना। ओके, तो आप फिर से फॉर्मूला लगाओ और देखो कौन सा आंसर होगा। ओके, राइट आंसर इसमें से जो आपका निकलेगा एम आर निकलेगा आपका 60। ओके, भगीरथ राइट आंसर, कमलेश राइट आंसर, 60 निकलेगा आपका एम आर। सीमा तागम कितना निकलेगा? 60 निकलेगा। 600 कौन बोल रहा है भाई? गरिमा। अच्छा, आपने शायद पहले मिस टाइप कर दिया, फिर आपने 60 लिखा, वेरी गुड। राजू किंग, सी 660, नहीं नहीं 60 निकलेगा केवल। 24, टी आर इज इक्वल टू टी सी की स्थिति में दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? तो टी आर इज इक्वल टू टी सी की स्थिति में दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? सामान्य लाभ। कौन सा होगा? सामान्य लाभ। ओके। 25, समविच्छेद बिंदु की स्थिति में दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? ठीक है, तो समविच्छेद की स्थिति में दिए गए विकल्पों में कौन सा सही हो जाएगा? आंसर करें सारे बच्चे। ओके, 70 तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। चलिए, यहाँ पे टी आर इजिकल टू टी सी निकलेगा आपका, सी राइट है, बहुत अच्छे कमलेश, चांदनी, नितेश, और चलिए सही था आपका। उसके बाद में 26वां है, उत्पादक संतुलन की अनिवार्य शर्त कौन सी है? तो उत्पादक संतुलन की अनिवार्य शर्त कौन सी है भाई? अनिवार्य शर्त है कि जो एम आर है वो हमेशा एम सी के इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, जब एम आर एम सी के इक्वल होगा तब उत्पादक संतुलन अनिवार्य होगा। उसके बाद 27, उत्पादक संतुलन बिंदु पर दिए गए विकल्पों में कौन सा सही विकल्प है? यानी कि जो उत्पादक संतुलन बिंदु है इनमें से कौन सा उस पर राइट होता है? तो उत्पादक संतुलन बिंदु पर एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है। ठीक है, कौन सा होगा? बी वाला, मिश्रा वेरी गुड, भगीरथ वेरी गुड, चंदी कुमारी वेरी गुड, नितेश शर्मा सी। एम सी और एम आर नहीं, वो वाला नहीं है, इक्वल जो है ना ये वाला है आपका। 28, अब एक सेकेंड, ये प्रश्न मैंने अभी आपको सैंपल पेपर में करवाया था लाइव सेशन में, ठीक है? तो आप इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या था
कि 20 रुपए के मूल्य के हिसाब से कोई जो प्रकाशक है वो 9000 कॉपीज बेचता है, प्रांतियां बेचता है, ठीक है। यदि वह उसी किताब का मूल्य घटा के 15 कर देता है तो प्रकाशक को अपनी किताब की कितनी प्रांतियां बेचने की उम्मीद करेगा। तो सिंपल सी बात है, 20 को जब हम 9000 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 9 दूनी 18, यानी कि इसका जो है वो कुछ 1,80,000 के आसपास इसका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बेसिकली वो एक प्रांति की कीमत, एक कॉपी की कीमत कर देता है 15 रुपए, तो उसका हर एक कॉपी पे कितना घाटा हो गया, 5 रुपए का। यानी कि 9000 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे, 9 पंचे क्या बोलते हैं, 9 अपना 45, 45 हो गया, तो 45,000 का उसको नुकसान होगा। तो वो क्या सोचेगा कि वो 9000 से अधिक प्रांतियां बेचे लाभ कमाने के लिए, है ना। तो कौन सा होगा, कमलेश कुमारी, ऐड आ गई। अच्छा, ऐड शायद देखिए लाइव है तो शायद आ गई होगी एक आधी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो 9000 से कम बेचेगा, केवल 9000 बेचेगा, या फिर अधिक बेचेगा। तो क्या करेगा वो, डी 45 सर है, 45 मतलब 9000 से अधिक प्रांतियां बेचेगा। कितनी, 9000 से अधिक प्रांतियां। नितेश शर्मा 45, अच्छा 45 इंग्लिश में बोलना चाहिए था क्या। ऑप्शन सी, कीमतों में कमी होने पर बिक्री का अनुमान लगाना असंभव। नहीं, डी राइट है, गरिमा, 9000 से अधिक प्रांतियां। उसके बाद एक और क्वेश्चन, मान लेते हैं आप जूते के निर्माता हैं, ठीक है, जितने लोग खरीदना चाहते हैं उससे अधिक तेजी से आप जूतों का उत्पादन करते हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा। इसका मार्केट में असर ये पड़ेगा कि अतिरिक्त पूर्ति तो हो जाएगी लेकिन कीमतें गिर जाएंगी, क्योंकि जब मार्केट में कोई वस्तु ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली गिरने लगती है, ठीक है। इससे आपका जो सामान्य लाभ है ये भी घट जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सी हो गया आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक्स के बाजार पूर्ति पर खिसकाव नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन एक्स के बाजार पूर्ति वक्त में खिसकाव नहीं है, ठीक है। 32, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक्स वस्तु के पूर्ति के निर्धारक तत्व है। अर्थात जो वस्तु एक्स की पूर्ति है इसका निर्धारक तत्व क्या है, तो वो होती है उपरोक्त सभी, एक सेकंड, उपरोक्त सभी एक्स वस्तु के पूर्ति निर्धारक तत्व हैं, यानी कि ये सारे के सारे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इसके राइट आंसर होंगे। डी, इसका आंसर जहां तक मुझे लगता है 31 का, मेरे हिसाब से ये सारे राइट होंगे, ठीक है। सारे इन द सेंस कि जो बी दिया हुआ है ना, इसमें बस इतना शब्द लिखना था मुझे कि उपरोक्त सभी, और इसको डी में लगाना था, बट ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है, तो यहाँ पे मतलब बी सही है ना। चलो 32 है, पूर्ति में कमी का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण है। जब पूर्ति में कमी होती है तो ग्राफीय प्रस्तुति में इसके अंतर्गत क्या होता है, तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकना चालू हो जाता है, ठीक है। 33, वस्तु की पूर्ति का संबंध किससे है। तो वस्तु की पूर्ति का संबंध किससे है, एक निश्चित समय के किसी निश्चित बिंदु पर वस्तु की विभिन्न मात्राओं में जो विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे वस्तु की पूर्ति संबंधी बोला जाता है। ओके, एक बच्चा कह रहा है सजीव बार बार ऐड आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे इसमें एक वो होता है, क्या बोलते हैं, सेटिंग होती है कि हर एक 6 मिनट में 10 मिनट में ऐड आना चाहिए, बट मैंने तो वो लगाया भी नहीं है, ठीक है, मैंने तो वो लगाया भी नहीं है, फिर कैसे ऐड आ रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास तो एक भी ऐड नहीं आ रहा है, जबकि मेरे पास तो प्रीमियम भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप उसको टैकल कीजिए। 33 हो गया आपका। अब 34 देखते हैं। तो 34 में है बच्चों, यदि एक वस्तुओं के विक्रेताओं को भविष्य में उसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है तो इसका क्या परिणाम होगा। अर्थात एक वस्तु के जो विक्रेता हैं उसे ये पता है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत बढ़ सकती है, तो इसका क्या परिणाम होगा, इसका परिणाम ये होगा कि आज वस्तु की पूर्ति मात्रा में वो खुद कमी कर देगा और भविष्य में जब इसकी मांग ज्यादा होगी तब इसको लेके आएगा और ज्यादा से ज्यादा लाभ को कमाएगा। ओके, चलिए 35 है, पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो कि प्रदर्शित करती है। तो पूर्ति अनुसूची तालिका क्या प्रदर्शित करती है, यह तालिका समय के एक बिंदु पर
विभिन्न संभव कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई वस्तु की विभिन्न संभव मात्राएं प्रस्तुत करती है। इसी को पूर्ति अनुसूची तालिका कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक रिवीजन वीडियो है आपके लिए, और जो सैंपल पेपर करवाए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की प्रैक्टिस और तैयारी के लिए। लेकिन ये कहना कि 100 आउट ऑफ 100 उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, लेकिन ये मैं कह दूं कि पूरा पेपर उसी में से आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तीनों पेपर में अगर आप देखोगे तो मैथ वाले क्वेश्चन नहीं लिए, ना न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी तो मैंने आपकी करवा दी है। ओके, चलिए 36। अब यहां पे देखो क्या कहा गया है, आइसक्रीम की कीमतों में 2 प्रति इकाई से 5 प्रति इकाई की वृद्धि होने के कारण आइसक्रीम की पूर्ति 100 इकाई से 50 इकाई में वृद्धि हो गई है। तब यहाँ पे यह परिवर्तन कैसा है, तो यह परिवर्तन बेसिकली पहले देखो 2 प्रति इकाई से 5 प्रति इकाई वृद्धि हुई। ठीक है, जिसमें 100 इकाई से 500 इकाई में वृद्धि हो गई, तो ये क्या दर्शाता है, ये पूर्ति में विस्तार को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद 37 आ जाता है, जीएसटी में वृद्धि के कारण एयर कंडीशन की पूर्ति में समान कीमत पर 200 इकाई से 10 इकाई की कमी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर कीमत बढ़ी, ठीक है, जहां पर कीमत बढ़ी जीएसटी में वृद्धि की वजह से, तो सिंपल सी बात है जो इकाइयां हैं जब ये कम हो गई तो ये क्या दर्शाती हैं, ये पूर्ति में कमी को दर्शाती हैं। किसको, पूर्ति को कमी में दर्शाती हैं। ओके, चलिए 38, पूर्ति के विस्तार की स्थिति में हम चलते हैं। तो पूर्ति के विस्तार की स्थिति में क्या होता है, पूर्ति के विस्तार की स्थिति में उसी पूर्ति वक्र पर नीचे की ओर ऊपर की ओर, एक सेकंड, नीचे से ऊपर की बिंदु की तरफ चलते हैं। ठीक है, पूर्ति के विस्तार की स्थिति में हम उस पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की बिंदु की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर। वेरी गुड। गलत कथन का चयन करना है 39। तो गलत कथन इसमें से जो दिया गया है वो बी वाला है। कैसे सर, इसलिए क्योंकि पूर्ति की कीमत लोच पूर्ति मात्रा में परिवर्तन तथा फर्म के लाभ प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 40 क्वेश्चन। 40 में पूछा गया बच्चों कि जब MC MR से अधिक है तब उत्पादक संतुलन में क्यों नहीं होता था। जब MC MR से अधिक होता है फिर भी जो उत्पादक संतुलन है ये क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन लाभ को बढ़ाया जा सकता है और लाभ लागत से कम होता है। इन दोनों ही स्थितियों में MC MR से अधिक तो होता है लेकिन उत्पादक जो है वो संतुलन में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो डी वाला आपका ऑप्शन राइट है। 41 देखिए बच्चों, 41 में पूछा गया है एक उत्पादक को संतुलन में होने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो एक उत्पादक को संतुलन में होने के लिए MC वक्र को MR वक्र से नीचे से काटना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सी वाला राइट है। इस प्रकार से आपकी जो यूनिट नंबर 6 थी, अगर हम इस बुक की बात कर लें तो थर्ड वाली, वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई भाई। ओके, तो एक यूनिट और बची है, क्या उस यूनिट की भी इसी में डिस्कस कर लें। ठीक है, आपकी जो अगली यूनिट है, यूनिट नंबर आपकी जो 7 है, क्या इसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बताएं, फिर हम उसको भी कंटिन्यू करते हैं। मिश्रा नहीं सर, बाद में देखिए, अगर मैं बाद में पता है अगर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मे भी बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाएंगे, लेकिन अभी जो बच्चे देख रहे हैं वो इतना मुझे पता है कि अभी तो कर लेंगे लेकिन बाद में वीडियो आएगी तो आलस खा जाएंगे, है ना। लेकिन हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि क्या फ़ायदा उसको छोड़ के आपको फिर एक सेपरेट वीडियो देनी पड़ जाएगी तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्वेश्चन कितने हैं, शायद 20-25 होंगे मेरे हिसाब से। 18 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। ओके, तो यूनिट 7 है हमारी, जो कि है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कीमत निर्धारण सामान्य अनुप्रयोग के साथ। ओके, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, ध्यान देते हैं और इसे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें बाजार कीमत, तो बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें बाजार कीमत कैसी होती है, बाजार कीमत
उसी स्तर पर होती है जहां वस्तु की ना तो कीमत ना तो वस्तु की जो कमी, एक सेकंड इसको दोबारा पढ़ते हैं हटा के। देखो, बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें बाजार कीमत उसी स्तर पर होती है जहां वस्तु की ना तो कमी होती है ना ही तो अधिकता होती है। ये होती है बाजार संतुलन में स्थिति। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया आपका? सी वाला राइट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, जब आपसे ये कहा जाए कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा इन दोनों में वृद्धि होती है। इसी वजह से किसी वस्तु की मांग में वृद्धि दर्ज की जाती है। हाँ भगीरथ, सही बात कही है आपने कि आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए, आज है तो अभी करो। ठीक है, क्योंकि वक्त का भरोसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि के क्या कारण है? अभी हमने क्या देखा? अभी हमने किसी वस्तु की मांग की वृद्धि के बारे में देखा। अब है कि बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि का क्या कारण होता है। ठीक है, तो पूर्ति में वृद्धि का कारण क्या होता है कि जो संतुलन की कीमत है ये कम होगी और संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। कम होगी कीमत, संतुलन की मात्रा में वृद्धि होगी, संतुलन की ज्यादा, तब पूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरे का आपका बी राइट है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगेगी। कैसे? वर्ष 2018 और 19 के दौरान भारत में कार उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। इसी समय के दौरान कार की मांग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। एक तो उत्पादन में वृद्धि हो रही है और उत्पादन के साथ साथ जो उसकी मांग है कार की, उसमें भी वृद्धि हो रही है। हम जानते हैं कि उस समय के दौरान कार के व्यापक स्तर का कार की कीमतें दोनों वृद्धि हुई। तो इस सूचना के आधार पे बाजार में मुख्यतः क्या परिवर्तन हुआ होगा? तो बाजार में ये परिवर्तन हुआ होगा कि पूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में अधिक वृद्धि हो रही थी, क्योंकि जितनी मांग हो रही थी उतना ये लोग रेडी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, चलिए ये बेसिकली चैप्टर आपका जो है ना, चैप्टर कह रहा हूँ, यूनिट 7 है उसका है। तो अगला है, इनमें से कौन सी घटना संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि करेगी? तो ऐसी घटना चूज करनी है आपको जिसमें संतुलन कीमत भी वृद्धि हो और संतुलन मात्रा भी वृद्धि हो। तो बेसिकली जब भी मांग और पूर्ति दोनों बढ़ेंगे परंतु मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा अधिक होगी, तब ये संतुलन में रहेगी, कीमत और मात्रा दोनों ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6, किसी वस्तु की मांग और पूर्ति में समान वृद्धि होती है। किसी वस्तु की मांग में भी और पूर्ति में भी जब समान वृद्धि होती है तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा संतुलन मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। 7 क्वेश्चन, माना आइसक्रीम की कीमत आपके लिए 10 रुपए है। ठीक है, और संतुलन मात्रा 60 इकाई है। यदि आइसक्रीम की कीमत 4 है तो आइसक्रीम की जो संतुलन मात्रा है वो कैसी होगी? वो कितनी होगी? अर्थात मात्रा होगी या फिर क्या फर्क पड़ेगा उस पर? तो फर्क ये पड़ेगा कि इसकी जो मांग है वो अधिक हो जाएगी। ठीक है, जो मात्रा बेसिकली 10 थी वो अब वो 4 होगी। तो सिंपल सी बात है, वस्तु की कीमत कम हो रही है तो मांग तो बढ़ेगी, है ना? बी ऑप्शन राइट है आपका। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, जब सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी बाजार मजदूरी दर से ऊपर निर्धारित की जाती हो तो क्या होगा? अर्थात जब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर जो है ये बाजार मजदूरी दर से ऊपर की निर्धारित की है तो क्या होगा इस समय? तो इसमें बेरोजगारी दर जो है ये बढ़ जाएगी। क्या होगा? बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। ठीक है, आप सारे बच्चे आंसर कीजिए। मैं देख रहा हूँ बच्चे तो बहुत सारे ज्वाइन है बट आंसर बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट में थोड़े क्वेश्चन वैसे है ना, क्या नाम है, एग्जाम्पल वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नहीं होती है? एक ऐसी घटना जो कि कॉम्पिटिटिव ओपन मार्केट में नहीं होती है। तो जो ओपन मार्केट होते हैं इसमें उद्योगों में पहले से उपस्थित फर्में नई प्रवेश करने वाली फर्मों की अपेक्षा कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाती है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था ना मैंने कि 5 जो कंपनियां थी पहले वो उस एक पेन को 10 रुपये में बेचती थी, अब 5 और आ गई हैं तो वही पेन अब जो है वो 10 की जगह 8 रुपये में 9 रुपये में और ज़्यादा अच्छा मिलने लगा है। ठीक है, तो ऐसा इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन है वो तो होता ही रहता है।
ओके। उसके बाद वस्तु की बाजार कीमत पर कोई भी अकेली फर्म विशेष प्रभाव नहीं डाल पाती है, यानी कि कोई अकेली कंपनी, अकेले जो व्यक्ति है वो वस्तु बाजार की कीमत में जो वस्तु है उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। उद्योग के प्रवेश के लिए विशेष बाधाएं होती हैं, ये गलत है भाई, क्योंकि जो ओपन मार्केट होता है ना वहाँ पे विशेष जो क्या बोलते हैं बाधाएं वगैरह नहीं होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्रेता इनके खरीदने वाले बेचने वाले सारे शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा आंसर निकल आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी निकल आएगा। उसके बाद देखिए, यदि एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म अपनी उत्पाद में वृद्धि करेगा तो बाजार पूर्ति कैसी होगी, तो बाजार पूर्ति कैसी होगी, बाजार पूर्ति तथा बाजार कीमत ये स्थिर ही रहेगी, क्योंकि किसी एक फर्म से ना तो बाजार की कीमत बदलती है ना तो बाजार की पूर्ति बदलती है, ठीक है। उसके बाद 11, निम्नलिखित में से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, तो कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, परिवहन लागत की उपस्थिति, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या, समरूप उत्पाद और प्रवेश की स्वतंत्रता, ये सभी जरूरी हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, बाजार के अंतर्गत फर्में केवल दीर्घकाल में सामान्य लाभ कमाती हैं, अर्थात बाजार के अंतर्गत जो फर्में होती हैं ये दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ कमाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली किसको दर्शाता है, ये प्रतियोगिता को, किसको, पूर्ण प्रतियोगिता को। ओके बच्चों। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो शर्त है, जो कंडीशन है वो पूर्ण प्रतियोगिता की नहीं है, तो कौन सी है। सबसे पहले तो ये कि फर्म यहाँ पे बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। कारकों की पूर्ण गतिशीलता होती है, बिल्कुल ठीक है। बाजार में प्रवेश बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, लेकिन उपभोक्ताओं को अनुकूल सूचनाएं देने के लिए सूचनात्मक विज्ञापन तैयार किए जाते हैं या दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सी वाला जो है इसकी विशेषता, इसकी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है। 14 क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का नहीं है। एक बार फिर से अभिलक्षण आ गया कि कौन सा नहीं है, तो नीचे से पढ़ते हैं। संसाधन अत्यधिक गतिशील होना शामिल है, उत्पादन के जो फर्मों के उत्पाद हैं ये एक दूसरे के प्रति पूर्ण प्रतिस्थापक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। उद्योगों की फर्में बहुत अधिक संख्या है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फर्म का मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का विलक्षण नहीं है, ठीक है। सी कौन कह रहा है भाई, सी कौन कह रहा है, नहीं सी नहीं है। फर्मों के उत्पाद एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापक होते हैं, ये नहीं है। जो फर्म का मांग वक्र है ना ये नीचे की ओर ढाल वाला है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ओके। उसके बाद 15 क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में फर्म जो है वो किसी कारण से सामान्य लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा किस लिए होता है, ठीक है। ऐसा फर्म का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की वजह से होता है। एक सेकंड, प्राप्त करते हैं लाभ, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ दिया। क्वेश्चन क्या है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में जो फर्म होते हैं ये किस कारण से सामान्य लाभ प्राप्त करते हैं, तो ये किस कारण से प्राप्त करते हैं, फर्म का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की वजह से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए। अब 16वें क्वेश्चन में एक डेटा दे दिया गया है। अब डेटा में क्या है बच्चों, पनीर एक सामान्य वस्तु के बाजार में निम्न घटना एक साथ हुई, यानी कि पनीर जो है इसके साथ में कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि, ओके। उसके बाद दूध यानी कि पनीर के उत्पादन की जो आगत वस्तु है इसकी कीमतों में वृद्धि। थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। क्वेश्चन में क्या है, जो पनीर बाजार में उपलब्ध एक वस्तु है इसके साथ बाजार में दो घटनाएं हुई, कौन कौन सी, एक तो पनीर को खरीदने वाले जो उपभोक्ता हैं इनके आय में वृद्धि हो गई, ठीक है। दूसरा, पनीर का जो आगत वस्तु है दूध, इसकी कीमतों में भी वृद्धि हो गई। तो अब क्या होगा, इस सूचना के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। तो जब वस्तु की कीमत और खुद वस्तु और आय ये सभी बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसमें पनीर की संतुलन मात्रा, चाहे संतुलन जो कीमत है ये कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो संतुलन मात्रा है ये निश्चितता बढ़ ही जाएगी। ओके ओके, कौन सा यहाँ पे आपका डी वाला राइट है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन,
17वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, आंसर करें सारे बच्चे। देखो, यदि बाजार में उपभोक्ता की आय तथा विक्रेताओं की संख्या दोनों में कमी हो जाए, अर्थात उपभोक्ता की आय में भी कमी हो जाए और विक्रेता दोनों की संख्या में कमी हो जाए, तो इस सूचना के आधार पे हम निश्चित तौर पे किस निष्कर्ष को निकालेंगे कि संतुलन डैश होगा। तो संतुलन क्या हो गया? संतुलन मात्रा में कमी हो जाएगी। ओके, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, उसके बाद में आज का ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का मतलब एक जो वस्तु है वो बाजार संतुलन में है, अभी के लिए एक वस्तु बाजार संतुलन में है। इस वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई अचानक से, ठीक है, जो वस्तु पहले बाजार संतुलन में थी अचानक से उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई, जिसके कारण बाजार परिवर्तनों की श्रृंखला नीचे दी गई है। तो आपको बताना है कि बाजार में जो परिवर्तन होंगे वो एक क्रम के अनुसार होंगे, तो वो क्रम क्या रहेगा, ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन है। अब आपको इन ऑप्शन से ये चुनना है कि वो क्रम बेसिकली रहेगा कौन सा। ओके, तो क्रम कौन सा रहेगा? ध्यान से देखो, क्रम में सबसे पहले रहेगा कि जो मांग वक्र है ये दाईं ओर खिसकता है और मांग जो है वो अधिक की हो जाएगी। जब मांग अधिक होगी तो कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। कीमत, एक सेकंड, मांग जब अधिक होगी तो खरीदार जो होंगे, ठीक है ना, इनके बीच में प्रतियोगिता बढ़ जाएगी और जब प्रतियोगिता होगी तो कीमत में वृद्धि होगी और कीमत में वृद्धि के साथ ही मांग में संकुचन और पूर्ति में विस्तार होगा और उसके बाद संतुलन मात्रा तथा संतुलन कीमत दोनों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पे हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले आएगा पांचवा वाला, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा आपका दूसरा, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा पहला। तो 5 3 2 4 1, तो ये रहा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। तो यहाँ पे एक आपका कथन कारण वाला है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के रूप में उद्योग जो है ये कीमत निर्धारक होती है तथा फर्म कीमत स्वीकारक होते हैं। बिल्कुल ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म समरूप उत्पाद बेचते हैं, ये तो इनके बेचने की बात हो गई, निर्धारण का कारण थोड़ी ना बताया है, तो क्या बोलेंगे? हैं तो दोनों सही, लेकिन जो हमारा ये आर है ना, ये आर है बेसिकली कारण है, ये हमारे कथन ए जो है ना ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ओके, चलिए इस प्रकार से बच्चों आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया। अब आप खुद देखिए, अगर मैं इसके लिए अलग से 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाता तो मे भी कुछ बच्चे शायद ना देखते उसको, ठीक है, बट आप अंत तक यहाँ पे बने रहे तो आपने इसको देख भी लिया है ना।